कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है और आज इसी विषय को लेकर हम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक और स्कूल बंद हैं, खेलकूद बंद है। ऐसे में बच्चों के दिमाग और शरीर पर इसका असर पड़ रहा है और आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात होगी, इसी विषय पर बात होगी कि बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं। जो प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम है हमारे साथ मौजूद है, जो आपको हर एक सवाल का जवाब देंगी। आप घर बैठे ही अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं और फिर फोन उठाइए, कॉल लगाइए और बड़े बड़े डॉक्टरों से समाधान पाइए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे हम उन्हीं डॉक्टरों की टीम से। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। Children's Hospital, what is your emergency? जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सवाल पूछ पाए। एक नंबर स्क्रीन पर आपको बराबर दिख रहा होगा, कॉल करें इन नंबरों पर। और जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि शुक्रगुजार होना चाहिए इन डॉक्टरों के लिए जो समय तो निकालते ही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में भी जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, तो डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, हमारे स्टूडियो तक पहुंचते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो। आप आराम से घर में रहिए, निश्चिंत रहिए कि निकलने की जरूरत नहीं है। बस फोन कॉल और आपके सवालों का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ है, कार्डियोलॉजिस्ट, IJMS। कई कार्यक्रम इन्होंने किए हमारे साथ और सबसे बड़ी बात की इनकी तत्परता भी दिखती है कि वो हमारे साथ इस डिस्कशन में, चर्चा में शामिल होते हैं लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर वैभव शांडिल्य सर्जन है PMCH के। इनकी भी कुछ खासियत है, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस आप सुन रहे हैं, इस पर विशेष व्यू लेने के लिए डॉक्टर वैभव को हमने आमंत्रित किया है। डॉक्टर ऋचा राज हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, क्योंकि हमारा विषय ही यही है। तो डॉक्टर ऋचा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, बच्चों को लेकर जो माँ बाप हैं काफी टेंशन में है। लोगों के ये सवाल आते हैं कि भाई हमारा तो चलिए हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो बच्चों के साथ पूरा परिवार उस उलझन में फंसेगा, इससे कैसे निकलें। तो अभी से जो सावधानियां होनी चाहिए, क्योंकि बराबर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना हमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का मौका देता है, लेकिन अक्टूबर के बाद मई, जून तक वो मौका छोड़ता नहीं। तो ऐसे में कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं, इसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले विवेक जी आपको नमस्कार और न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार। सही बात है, अभी बीमारी बच्चों में बढ़ रही है और गार्जियंस वाकई में परेशान है अपने बच्चों को लेके, लेकिन अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बच्चों में देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए गार्जियन को बिल्कुल सजग रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, अगर गार्जियन जिस चीज़ों को करेंगे बच्चे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर वो अपने गार्जियन को देखेंगे कि मेरे गार्जियन मास्क लगा के रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क का यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर, तो उस चीज को बच्चे फॉलो करेंगे। तो बच्चे को सिखाने से सबसे पहले जरूरी है कि गार्जियन खुद इन चीजों को फॉलो करे। डॉक्टर ऋचा, एक सवाल सुपौल से सृष्टि है, सुपौल से सृष्टि है, उनका सवाल लेते हैं। सृष्टि, अपना सवाल पूछिए। सृष्टि, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि मेरी मम्मी अस्थमा का दवा लेती है रेगुलर, इनहेलर और एंटी एलर्जी, तो क्या वो वैक्सीन लेने के बाद भी अपना दवा रेगुलर ले सकती है? चलिए शील अवनीश इसका जवाब देंगे, हम उन तक ये सवाल पहुंचाते हैं। ऋचा जी, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में है जिनको दमे की शिकायत है, दिल की बीमारी है, तो बार बार ये सवाल उठता है वैक्सीन लेना है नहीं लेना है। तो इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, अगर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत, बुखार या खांसी इस तरह के लक्षण अभी नहीं है तो वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लेना सेफ है और वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कोविड महामारी में हमें बचने के लिए। खासकर जिन्हें दमे की शिकायत है, दिल की बीमारी है, तो उनमें ये लक्षण और ज़्यादा दिक्कत कर रही है। तो इसलिए आपके मदर को मैं चाहूँगा कि वैक्सीन दिलवाइए और दोनों डोज दिलवाइए समय रहते, ठीक है, इससे पहले कि ज़्यादा दिक्कत उनको हो जाए, कोविड के इन्फेक्शन का सामना करना पड़े। बिल्कुल, कोविड का सामना करना है तो उसके लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी है। और जैसा कि शील अवनीश बता रहे हैं कि कुछ कंडीशन को छोड़कर अगर बुखार है और इस तरह के कोई सिम्टम है तो जरा आप चिकित्सकों की राय ले लेंगे और उसके बाद आप टीका लगवाएंगे। लेकिन जो आपने कहा, आप इंजेक्शन ले सकती हैं, अपनी मम्मी को इंजेक्शन दिलवा सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर वैभव भी हैं। डॉक्टर वैभव, आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के, हम लोगों ने सुना ब्लैक से ही हम डर जा रहे हैं,
क्योंकि ये काला चीज जो है हमें बहुत डराता है, और मार्केट में अगर ये पिंक या फिर रेड कलर का आता तो शायद डर कम होता। तो इसके पीछे भी कुछ बॉन्डिंग है क्या, कलर बॉन्डिंग है क्या इसके पीछे? नमस्कार विवेक जी, ऐसा है कि ब्लैक फंगस एग्जैक्टली ये म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक म्यूकोरमाइकोसिस एक फैमिली है फंगस की। और एग्जैक्टली जो ब्लैक पोर्शन है, जो ब्लैक जो एक बेसिक साइन एंड फीचर्स है, वो फीचर्स उसके टिश्यूज को, यानी कि जो ऊपर का जो मसूड़े होते हैं और जो जगह पे वो फंगस इन्फेक्ट करता है यानी प्रभाव डालता है, तो उस वहां के जगह को वो पूरी तरह से नेक्रॉस कर देता है, वो जगह ब्लैक हो जाती है। इसीलिए इसको एक ब्लैक फंगस शुरू से कहा गया। ये एक नई बीमारी नहीं है, ये एक पुरानी बीमारी है, बट अभी के जो हालात है जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी कि शरीर के से कम लड़ने वाले पेशेंट्स और पोस्ट कोविड पेशेंट जिसमें इम्यूनिटी ऐसे ही लो हो जाती है और ऑक्सीजन के पे डिपेंडेंसी रहने वाले पेशेंट्स, उनमें ये बीमारियां ज्यादा देखी गई हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी यानी कि किसी दबे हुए अगर किसी के शरीर में परेशानियां हैं, ठीक है, कि लड़ने की क्षमता कम है, तो ये फंगस उसके लिए अपॉर्चुनिस्ट है। चलिए ठीक है, हम दीपक हमारे कॉलर हैं मधेपुरा से, उनसे हम जरा बात करते हैं। मधेपुरा से दीपक अपना सवाल पूछिए। दीपक जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी सर, डॉक्टर शील सर से हम पूछना चाहेंगे। जी 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 पूछिए। आपने टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए। शील जी से आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पूछ रहे सर, हमको बुखार था 4-5 दिन, टाइफाइड का बुखार रहा था। जी जी हाँ बताइए बताइए। और कोरोना जांच निगेटिव आया था। बुखार के कुछ समय के बाद, मतलब आप 9-10 दिन के बाद सर हम कोरोना वैक्सीन लगवा लिए। जी सर, उसके बाद से हमको थोड़ा सा सीने में जलन, सर भारीपन, ये सब रहा है। ठीक है। इधर कुछ दिनों से समस्या जो आ रही है। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। कुछ दिनों से समस्या आ रही है कि ब्लड क्लॉट और बेली संभावनाएं भी होती है। तो सर हम चाह रहे थे कि इस विषय में कि सर क्या हम वो संभावनाएं मेरे साथ नहीं हो तो कौन सा ऐसा टेस्ट करा ले जिससे सर हम आने वाली संभावनाओं से बच सकते हैं और मेरा इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर शील। ठीक है, क्योंकि आपको बुखार का लक्षण है, आपने अच्छा किया एक जांच कराया, बट मैं ये जानना चाहूँगा आपने वो एंटीजन वाला टेस्ट कराया था या आरटीपीसीआर कराया था? दोनों में फ़र्क है। एंटीजन टेस्ट ज़्यादातर निगेटिव आते हैं और आरटीपीसीआर में पॉजिटिव होने की 60% चांस है कि पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा, अब जब आपने वैक्सीन ऑलरेडी ले लिया है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वैक्सीन के जो कुछ दिन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर में थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होना, अगर आपको दिल की बीमारी पहले से कोई नहीं है तो परेशान ना हो, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होती है, ना तो आपको इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा दिक्कत करेंगी, ना इसके चलते जो हार्ट की समस्या जो आप बता रहे हैं जैसे ऐसी कोई दिक्कत होनी चाहिए। बट अगर आपकी हार्ट की बीमारी है उसके बारे में थोड़ा अगर मैं अवगत और आपकी उम्र का अवगत हो सकता हूँ तो थोड़ा डिटेल में बता पाऊंगा आपको। दीपक तो आप अपना विवेक जी वो कॉल पे हैं, डिस्कनेक्ट, चलिए डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन दीपक के सवालों का जो जवाब कोई नहीं, अगर आपकी मैं फिर जी डॉक्टर शील ये एक हाँ मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको दिल की बीमारी है भी तो परेशान ना हो, क्योंकि ये वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बिल्डअप जरूर होगी, फायदा जरूर आपको होगा। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं 2-3 दिन वैक्सीन का साइड इफेक्ट इन द सेंस कि इसके चलते जो रिएक्शन बॉडी में होता है इम्यूनिटी डेवलप होने के दौरान, जो बुखार आना, शरीर में हल्का सा दर्द रहना, तो ये 2-3 दिन रहेंगे, इसके बाद ये सिम्टम सेटल हो जाएंगे। और जहां तक ब्लड थिनिंग की बात है तो ब्लड थिनिंग की अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है और आपका सैचुरेशन गिरने के कगार पे है। अभी आपको कोई ब्लड थिनिंग एजेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बशर्ते कि आपको कोई हार्ट की जो ब्लॉकेज की समस्या या वाल्व की समस्या ना हो, तो आपको किसी ब्लड थिनिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। जी पप्पू जी एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। पप्पू अपना सवाल पूछिए। पप्पू जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, हेपाटाइटिस बी है मेरे को। जी एक बार फिर से दोहराइएगा। हाँ ठीक है जी बताइए। हेपाटाइटिस बी है सर मेरे को। हाँ 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 बोल रहे हैं सर, हेपाटाइटिस बी है मेरे को 15 साल से। ठीक है, आपने टेलीविजन सेट का जरा पहले वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप उसे भी सुन रहे हैं, हमारी आवाज को भी सुन पा रहे हैं। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। सुई में वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ठीक है, ये सवाल पहुंचा रहे हैं डॉक्टर शील के पास। डॉक्टर शील, हाँ
हाँ बिल्कुल, आपको अगर हेपेटाइटिस भी है और हेपेटाइटिस का अगर क्रोनिक फेज है जिसमें हमें दिक्कत बुखार इस तरह के कोई दिक्कत नहीं, और आपका ब्लड का अगर हमने ब्लड टेस्ट में हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह अगर नॉर्मल हैं तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, इससे कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको जो आने वाली कोविड की दिक्कत है, अगर हेपेटाइटिस है तो हो सकता है उसमें इसका संक्रमण या इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखें, क्योंकि इस बार गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी कोविड में ज़्यादा आ रहे हैं। तो जिनको क्रोनिक लीवर डिजीज़ है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, वैक्सीनेशन जरूर कराएं और जितने शीघ्र अतिशीघ्र करा लें, इसमें शंका ना करें। बिल्कुल। और बच्चों के लिए कितना खतरनाक है कोरोना, विषय ये है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों से रिलेटेड सवाल जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर ऋचा राज भी हमारे साथ मौजूद है, वैभव शांडिल्य हमारे साथ हैं और डॉक्टर शील काफी सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर ऋचा, हम जानना चाह रहे थे, और उससे पहले डॉक्टर शील से ही जरा बात कर लें। डॉक्टर शील, काफी घबराहट हमें भी होती है, जिस तरीके से बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टरों का जाना हुआ इस कोविड काल में, तो वो भी कार्डियोलॉजिस्ट थे, अपने लोगों के दिल की बीमारियों को ठीक करते थे, लेकिन अगर उन्हें चौक आता है, हार्ट अटैक की समस्या होती है या फिर जो भी कारण रहे हों, ये हमें भी डराता है कि जब धरती के भगवान नहीं बचेंगे तो फिर हमें कौन बचाएगा। नहीं, बहुत गंभीर समस्या जो बिल्कुल आपने कहा, हम लोग भी उतने ही अफेक्टेड हैं। बस इसमें कारण हमारा ज़्यादा अफेक्ट होने का कारण क्योंकि हम डे एंड नाइट कोविड मरीज के साथ ही जूझ रहे हैं, तो हमें हमारे अंदर वायरल लोड बाकी पॉपुलेशन, बाकी जो जनसंख्या है उसकी अपेक्षा ज़्यादा है। हम डेली मरीज के कोविड मरीज के साथ ही डील कर रहे हैं, तो हम लोग में थोड़ा सा संक्रमण होना, इसीलिए इम्यूनाइजेशन भी हम लोग का पहले किया गया। बट इम्यूनाइजेशन के बावजूद कहीं ना कहीं किसी में अपवाद होता है, किसी में दिक्कत होती है। अगर उनमें अंडरलाइन कोई किसी तरह की डायबिटीज़ हो, हार्ट की समस्या हो, तो उनमें थोड़ा सा लक्षण कोविड का ज़्यादा आता है। तो इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट वैक्सीनेशन से फ़ायदा जरूर हुआ है। हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, चाहे हेल्थ केयर वर्कर हों, हाँ। उनको इस लहर में बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ा है। हाँ। ओवरऑल अगर हम आंकड़ा देखें, बट ये है कि हम लोग तो डे नाइट उनके साथ लगे हुए हैं, तो हमारे केस में थोड़ा सा अपवाद है अगर हम जनसंख्या से कंपेयर करें, क्योंकि हम लोग डेली कोविड के साथ और वो भी हाई लोड मरीज के साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारा संक्रमण रेट ज्यादा है अपेक्षा की उनसे। जी, तो दिल्ली से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शील, उसके बावजूद भी आपके पवन साथ नाम है हैं। उनका। पवन, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, मेरा सवाल ये है सर, मैंने कोरोना पॉजिटिव था, ठीक है, अब मैं रिकवर कर चुका हूँ और हेल्थ ठीक भी हूँ, बट ना मेरी खांसी खत्म नहीं हो रही। मैंने 2-3 बार डॉक्टर से दवाइयाँ भी ली, कई सिरप भी पिए, बट खांसी मुझे ना थोड़ा बहुत हो ही रहा है अभी तक। डॉक्टर वैभव, इसका जवाब दीजिए आप। मेरा बच्चा भी है, तो मैं यही पूछना चाहता था कि उससे कोई इन्फेक्शन या कुछ, या फिर कब खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर वैभव, ये काफी पहले पॉजिटिव थे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, बस एक खांसी इनकी नहीं जा रही है, और किसी और को संक्रमित ये कर सकते हैं या नहीं, इन्हें इस बात का डर है। एक चीज जानना चाहूंगा विवेक जी कि क्या इन्होंने अपनी कोरोना नेगेटिव टेस्ट पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? स्कैन कराया था? हाँ सर, मैं जुड़ा हाँ हूँ। पवन, क्या आप दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आपकी आ चुकी है? हाँ सर, नेगेटिव आ चुकी है सर। और कितने दिन हुए नेगेटिविटी के? नेगेटिविटी के सर तकरीबन ये 15 दिन हो चुके हैं सर, लेकिन खांसी नहीं जा रही है? हाँ, खांसी थोड़ा भी सर रात को ज्यादा होता है, जब मैं गला सूख जाता है ना उसमें ज्यादा खांसी होती है। जी वैभव, ये क्या उन्होंने जिस समय कोविड के समय में हाँ। उन्होंने कुछ डेक्सोना यानी कि एस्टेरॉइड थेरेपी भी लिया था? पवन, आपने स्टेरॉइड भी चलाया था? क्या सर? पवन, आपको स्टेरॉइड भी चला था कि या फिर जो जेनरिक दवाइयां चल रही थी वही चल रही थी? सर बस जेनरिक दवाइयां चल रही थी, एस्टेरॉइड्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया था। चलिए ठीक है, ये क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, तभी डॉक्टर आपको सही सलाह दे पाएंगे। हाँ डॉक्टर वैभव, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उन्हें ये बोलेंगे कि वो स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं अभी, भाप लेना। पवन जी, आप इन स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। हाँ। भाप लेना जिसको बोलते हैं। हाँ। और पोस्ट कोविड में थोड़ी सी कमजोरी और कुछ दिन तक खांसी, सूखी हाँ। खांसी रहना हाँ। एक नॉर्मल स्वाभाविक है, जब तक ये मॉनिटर करते रहना है कि उनका SpO2 लेवल यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हाँ। कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। हाँ। अदरवाइज नॉर्मल कमजोरी और नॉर्मल खांसी के नॉर्मल सिम्टम्स है, वो खुद टाइम से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वैभव, जरा इसे भी क्लियर कीजिए कि अपने और- मन से कोई कफ सिर्फ उठाकर अगर पीना शुरू कर दे, किसी ने बता दिया, दुकान वाले ने कह दिया कि ड्राई कफ के लिए आप पीजिए, ठीक हो जाइएगा, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या कफ सिर्फ, तो अभी तक नहीं, हमने नहीं देखा कि किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, तो ऐसा कुछ चल रहा है क्या मार्केट में? नहीं, कुछ कफ सिर्फ हैं ऐसे, लेकिन बिना फिजिशियन के कंसल्टेंसी के कोई भी दवा अपने से नहीं लेनी है, क्योंकि खास करके इस कोविड समय में ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी मर्जी से भी दवा चला रहे हैं।
जिसका एक साइड इफेक्ट जो होता है वो बहुत खराब होता है। हाँ हाँ। तो जब भी ले तो एक कंसल्टेंसी नंबर सारी जगह दी गई है, और आप एक बार कंसल्ट करके ही किसी दवा को ली जाए। कफ सिरप भी एक दवा होती है, उसके अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। हाँ हाँ। तो जब तक कोई कंसल्टेंसी ना हो आप वो दवा ना लें। चलिए ठीक है, पटना से मदन है हमारे साथ, एक कॉलर जुड़े हैं। मदन, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल था जी कि वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगने के बाद अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है तो उसका नेक्स्ट डोज का डेट क्या होगा? ये सवाल डॉक्टर शील से पिछले एपिसोड में हमने पूछा था, एक बार फिर इसी सवाल को हम लेकर जाते हैं। डॉक्टर शील, ये गंभीर सवाल है, हमें पता नहीं है कि हम पॉजिटिव या निगेटिव हैं, लेकिन हमने ले ली और पता चला कि हम पॉजिटिव थे, फिर इसका रिएक्शन क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? देखिए, अगर आपको बाद में पता चलता है, वैक्सीन लेने के बाद पता चलता है कि हम पॉजिटिव हैं, तो पैनिक नहीं करें। पहला चीज़ है कि वैक्सीन तो अब लग चुका है और इससे हमें फायदा ही होगा, अगर फायदा नहीं होगा, ये चीज़ को हम दिमाग में बैठा लें। अब जो इम्यूनिटी है हमारी, थोड़ी इन्फेक्शन अगर हमको हो भी गया है तो अब इन्फेक्शन को सेटल होने दें। 14 दिन लगता है, 14 डेज का हम क्वारंटाइन कहते हैं नॉर्मली, आप जानते भी होंगे। तो 14 दिन के बाद हमें और 14 दिन वेट करना है वैक्सीनेशन का सेकंड डोज। तो नॉर्मल अब प्रोटोकॉल आ गया है 14 से 12 टू 16 वीक्स। तो हम जिस शील्ड मतलब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमने जो भी वैक्सीन कोवैक्स लिया है या कोविशील्ड लिया है, तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमारा जब क्वारंटाइन का 14 दिन पूरा हो जाता है उसके बाद ही हम सेकंड डोज लें। तो मुझे ये नहीं मालूम कि आपने कितने दिन पहले वैक्सीन लिया है, बट आपका जब ये जो कोरोना काल का जो 14 दिन पूरा होता है उससे और 14 दिन के बाद आप अपना सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन अगर आता है तो ले सकते हैं। और इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरे को उसके बाद मेरा पॉजिटिव आ गया है, तो इससे कोई परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए। रंजीत कुमार है छपरा से कॉलर। रंजीत, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग, आप सवाल पूछिए। सर 2 सवाल है कि गार्गल करना और स्टीम लेना, ये कितना जरूरी है कोविड पॉजिटिव होने पे? और दूसरा सवाल है कि अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर सेकंड डोज में कितना डिफरेंस होना चाहिए? इस सवाल का जवाब अभी 14 + 14 यानी 28 दिन का ये इंटरवल रहना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट आपके हाथ में रहनी चाहिए कि आप ने टेस्ट कराया, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद इन दिनों को जोड़ करके आप ले सकते हैं। जहां तक गार्गल और इस जो गलाला करने वाली बात जो आपने कही है, उसका सवाल का जवाब हम ऋचा जी से जानना चाहेंगे। ऋचा जी, आजकल धड़ल्ले से लोग 15 बार 16 बार कर रहे हैं गलाला, भाप तो लगातार ही ले रहे हैं, उन्होंने मशीनें खरीद ली हैं, इससे भी गला सूख रहा है उनका, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं इसी से बच पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इफेक्टिवनेस तो बिल्कुल है गार्गलिंग करने का, बीटाडिन गार्गलिंग दिन में 3 से 4 बार, 2 से 3 बार सफिशिएंट है। अब बहुत ऐसा नहीं कि दिन भर गार्गलिंग कर रहे हैं, दिन भर वेपर ले रहे हैं। ज्यादा वेपर लेने का भी साइड इफेक्ट जो आप बता रहे हैं, गला सूखना, नाक सूखना, ये सब हो रहा है। आप 6 आवरली ले सकते हैं वेपर। इफेक्ट तो है, बिल्कुल इफेक्ट है। नेजल वो क्लियर रहता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मतलब जो गिर रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा जाएगा अंदर अगर आपका नाक जो एयरवे है क्लियर रहेगा। जी जी, तो जरूरी है वेपर और गार्गलिंग जरूरी है। लेकिन एक और भी बात, एक बात आपसे जानना चाहूंगा ऋचा जी, आप ही से जानना चाहूंगा, अगर बच्चों की तरफ ये वायरस बढ़ता है, क्योंकि अभी तक केसेस उतने नहीं हैं, बच्चे तो गार्गल भाप, चलिए कुछ समझदार हैं 4, 5, 6 साल वाले, तो वो तो चलिए माँ बाप के साथ बैठ जाएंगे, 1-2 बार उनके अंदर वो चीजें इनहेल हो जाएंगी, लेकिन बच्चे उतने समझदार नहीं होते, तो क्या अभी से प्रिकॉशन बरतें कि दिक्कत ना हो? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही। 5 साल से नीचे के बच्चों को गार्गलिंग नहीं कराना है, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जहां तक रहा बात वेपर का, तो बहुत सारे बच्चे जो कोऑपरेटिव नहीं, वो वेपर नहीं ले पाएंगे। तो अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो फिर उस केस में उनको नेबुलाइज किया जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसा कुछ करने की बच्चों में जरूरत नहीं है। बच्चे में बस आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो घर में मेंटेन रखते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसे बच्चों की दूरी बना के रखें, ये सब चीजें मेंटेन करें। अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर उसका अलग प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में क्या क्या आपको मैनेज करना है, उसका अलग प्रोटोकॉल है मैनेज करने का। लेकिन अभी तो वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, बच्चों को बाहर भीड़ भाड़ में ना निकलने दें, खेलने के लिए फील्ड में अभी ना जाने दें कुछ दिन, इस चीजों को मेंटेन रखिए। बिल्कुल। पप्पू कुमार है मुजफ्फरपुर से, हमारे कॉलर उनसे सवाल लेते हैं। पप्पू जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, जो कल हम अपनी बच्ची को कोविड वैक्सीन का एक इंजेक्शन दिलवाए हैं। कितने साल की है आपकी बेटी? हमारी बेटी है 24 ईयर। ठीक है। उसको कल से बहुत फीवर हो रहा है, देह हाथ में खूब माने दर्द, माथा में दर्द है ना,
हाँ। गैस माने बन जा रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या उपचार होना चलिए चाहिए। ठीक है, डॉक्टर शील अवनीश के पास हम आपका सवाल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर शील। हाँ विवेक जी, ये सवाल ठीक है। हमने आपको बार बार जैसे बताया है कि कोई भी वैक्सीन लेने पे पहला साइड इफेक्ट बुखार आना होता है, क्योंकि शरीर उससे लड़ता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उस वैक्सीन के दिए गए कीटाणु से एंटीबॉडी बनाने में रिएक्शन होता है। तो इससे परेशान नहीं हो। 1 या 2 दिन बुखार रह सकता है, बुखार के साथ बदन में दर्द होना, गले में खराश, ये हल्का फुल्का सिम्टम्स हो सकते हैं। इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इसकी दवाई जो पैरासीटामोल के, डॉक्टर साहब से अपना सलाह लें और इसकी दवाई ले सकते हैं। तो ये 1-2 दिन तक रहेगा, इसके साथ हमें परेशान नहीं होना, खुद ब खुद ये सेटल हो जाएगा। चलिए चिंता मत कीजिएगा, ले रहे हैं इनके साथ ये किसी में ज्यादा किसी में कम हो रहा है। बिल्कुल पप्पू जी चिंता मत कीजिएगा। गार्गिल और स्टीम के रिगार्डिंग जिन्होंने भी वैक्सीन ली है, डॉक्टर शील कह रहे हैं कि पहले दिन माइल्ड फीवर रहता है और जो ये सब सारे सिम्टम मिल रहे हैं, 1 दिन और इंतजार कर लीजिए और हेलो डॉक्टर में आप जुड़िएगा ही। और इससे पहले जब ज्यादा आपको दिक्कत अगर हो तो स्थानीय जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनसे आप राय जरूर लें। हालांकि अभी तक जो सूचनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो पटना के बड़े डॉक्टर हैं और उनके जरिए हम आपके समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं। शैलेंद्र मधुबनी से। शैलेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्ते। हाँ, कहना था सर कि मेरी बहन है, हाँ, तो पेट में जो है ना, तो पेन हो रहा है। हम जबकि एक बार फिर से दोहराइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी एक सिस्टर है जी जी, उसको हम हॉस्पिटल ट्रिप्स में मधुबनी में दिखाए थे, ठीक है। हाँ हाँ, तो सब कुछ जांच हुआ, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हुआ, किडनी लीवर सब चेक हुआ, कुछ भी नहीं इन्फेक्शन है ना कुछ, सब कुछ ठीक है। ठीक है। बट वो पेन से करा रही है, बहुत ज्यादा करा रही है। क्या एज है उनकी? उनकी एज है 36। ठीक है, ये सवाल हम पहुंचाते हैं अपने डॉक्टरों के पास। डॉक्टर ईशा, इसका जवाब क्या है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो पेट का दर्द है वो जान लिए जा रहा है। एक्चुअली पेट का जो दर्द है, क्या क्या टेस्ट आप करवा चुके हैं? हमें बता पाएंगे शैलेंद्र, क्या टेस्ट कराया आपने? जैसा मैंने सर अल्ट्रासाउंड करवाया, हाँ, और सब टेस्ट का सर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम और भी डॉक्टर से दिखाए थे, हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया। कितने दिनों से है ये सब? सर जी एक्चुअली था क्या, उनका ये बहुत 1 साल अगले लॉकडाउन जो हुआ था उस टाइम भी उनका यूट्रस निकाला गया था पेट से। जो डॉक्टर बोला था कि ये इन्फेक्शन है इसमें, इसको हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उन डॉक्टर साहब से आपने कंसल्ट किया? जी जी, उसी हॉस्पिटल में मैंने, क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में है, उन्हीं में फिर एडमिट करवाया। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा कि जो सारा चेक किए, वो बोला कुछ इन्फेक्शन है नहीं, मैं दवा नहीं, हो सकता है गैस का इश्यूज होगा। हाँ। और वो गैस का दवा चलाएं, ट्रीटमेंट किए, फिर वो हमको कल डिस्चार्ज कर दिए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के पास हम आपको, अपनी जो टीम है उनके पास हम ले जाते हैं आपको और बात करवाते हैं। हाइपर गैस्ट्रिक एक बड़ा अभी इस वक्त एक बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इंजेक्शन लेना पड़ता है उन्हें। तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये जो केस उसी तरीके का लग रहा है अभी फिलहाल, जो हमें प्रथम दृष्टया ये मामला जो लग रहा है, क्योंकि डॉक्टरों की जब जो टीम जिन्होंने इलाज किया अगर वो नहीं बता पाएंगे तो काफी मुश्किल होता है। तो हाइपर गैस्ट्रिक से जूझ रहे जो पेशेंट हैं डॉक्टर ईशा, वो किस तरीके से इससे पार पा सकते हैं? घरेलू उपाय के जरिए या फिर उन्हें इंजेक्शन लगाना जरूरी है? एक्चुअली विवेक जी, अभी का समय ऐसा है कि लोग कोरोना के डर से बहुत बहुत गर्म चीजें ले रहे हैं, दिन भर गर्म पानी पी रहे हैं, हल्दी नींबू का पी रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है गैस्ट्राइटिस को वो करने का। हाँ हाँ। तो इट मे बी कि जो उनको दर्द हो रहा है वो गैस्ट्रिक की वजह से हो। हाँ। अगर ओरल ड्रग से रिलीफ नहीं मिल रहा है, ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं बता पा रहे हैं, जी जी, तो अभी तो हम लोग के पास ना उनका रिपोर्ट है, ना मतलब विदाउट पेशेंट को देखे कोई चीज आप नहीं बता सकते। लेकिन जैसा इनके उसे लग रहा है, हाँ, तो जैसा देखने से लग रहा है वैसा हमको ऐसा फील हो रहा है। उनको मैंने कहा भी कि आप अपने जिन डॉक्टर से इलाज कराया आपने उनसे जाकर के इस बारे में आप सलाह ले सकते हैं। पूर्णिया से चंदन है हमारे साथ, एक कॉलर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। चंदन जी अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल है सर कि अगर हम वैक्सीन लेने जा रहे हैं और हमको पता नहीं, अगर हम पॉजिटिव हैं, हमको कोई सिस्टम नहीं है और हम वैक्सीन ले लें, अगर हम पॉजिटिव हुए तो क्या हमको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हल्के फुल्के जो
जो कह सकते हैं कि जो परेशानियां हैं, जो बुखार के तौर पर ऐसी चीजें आएंगी आपको, क्योंकि अभी डॉक्टर शील ने 2 बार इसका जवाब दिया है और इस सवाल को हम बराबर रिपीट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उद्दीन वाला जो फैक्टर उसे ध्यान में रखिएगा कि 28 दिनों का अंतराल जरूर होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो अगला इंजेक्शन 28 दिन के बाद। डॉक्टर वैभव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग अभी जो मुंह की जो बीमारियां हैं उन्हें लेकर अब हिचकिचा रहे हैं डॉक्टर तक आने में। आप पीएमसीएच में सर्जरी करते हैं, जब लोग आते हैं या फिर नहीं आते हैं तो किस तरीके से उनकी बीमारियां तो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब वहां पर बैठे हैं, पता नहीं वहां जाएंगे दांत उखड़वाने के लिए, पता चला कि वहां तो कोरोना हमारा इंतजार कर रहा है। तो ऐसा इस सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और किस तरीके से इन्हें हम बढ़िया सॉल्यूशन दे पाएंगे? जी विवेक जी, हमने एग्जैक्टली इसका इंतजाम जो किया है, हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया है और टेली कंसल्टेंसी शुरू किया है हमने कुछ नंबर्स एक समय के लिए, एक टाइम के लिए हमने व्हाट्सएप का नंबर्स दिया है और फोन नंबर्स दिया है एक समय के लिए, कि उस समय अगर कोई इमरजेंसी केसेस हैं दांत के संबंधित या मसूड़े के संबंधित, खास करके अभी का जो एक वेव है म्यूकोरमाइकोसिस का, जिसमें जो सबसे पहले लक्षण जो देखे जाते हैं वो फेशियल यानी कि फेस, चेहरे से ही शुरू होते हैं। तो ये डर कितने तरीके का हो गया? डर तो अब 2 तरीके का हो गया डॉक्टर वैभव। पहले तो कोरोना से डर रहे थे, अब इस बात से भी डर रहे हैं कि ये हमारे मुंह के अंदर ही कहीं काला धब्बा कहीं फंसा हुआ है। अब उसके लिए अगर हम आप तक पहुंचते हैं या कोई बीमार पहुंचता है तो उसकी स्थिति तो ऐसी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि ये जब से ब्लैक फंगस का जो उच्चारण हर तरफ शुरू हुआ है उससे लोग काफी डर गए हैं। बिल्कुल, लेकिन विवेक जी एक चीज है कि ये ब्लैक फंगस हर किसी को नहीं होगा जो पोस्ट कोविड पेशेंट होंगे। ठीक है, उसका कुछ क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो पेशेंट या तो किसी डिवैलिडेटिंग कंडीशन यानी कि कोई सी बीमारी से पहले से ग्रसित है, ठीक है, जैसे डायबिटीज हो गया, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज HIV हो गए, एक्टिव फेज वाले। दूसरा कि अगर उन पे बहुत स्टेरॉइड की थेरापीज चली है, ठीक है, कोविड के समय। तीसरा, अगर वो ऑक्सीजन यानी उनके SpO2 लेवल इतनी नीचे हो गई थी कि वो ऑक्सीजन पे हो। ये सारे फैक्टर्स मिल करके उस म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ये एक पैनिक करने वाला सिचुएशन नहीं है, इतना घबराने वाला नहीं है कि हर पोस्ट कोविड के पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होगा। हाल के दिनों में ये केसेस की अगर हम बात करें, इन केसों की बात करें, तो क्या लगता है कितने ऐसे सिम्टम वाले रोगियों को आप देख चुके हैं और कितनी घबराहट है उनके भीतर? देखिए, घबराहट बेसिकली ये केस बढ़ने का कारण पिछले साल से अगर देखा जाए तो ज्यादा इस साल है। क्योंकि होम आइसोलेशन के जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड में इस बार जो हुए हैं, होम आइसोलेशन में पेशेंट्स ज्यादा रहे हैं। तो उसमें जो दवा चली है बहुत इंडिजुडिशियली चली है, यानी कि घबराहट के कारण कि लोग ने बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए स्टेरॉइड्स ज्यादा ले लिया। जो उससे होता क्या है कि हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल और बहुत सारा लेवल्स डिसबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। और उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं कराया कोविड के बाद। तो वो एक फैक्टर जमा हो गया उस म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। बिल्कुल, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज तो हो ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मधेपुरा से रोहित है, जरा उनका सवाल ले लेते हैं। रोहित, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे यहाँ एक 7 माह का बच्चा है जी, जिनको बहुत ज्यादा मतलब 10 रोज 15 रोज से पोटी ज्यादा हो रहा था, तो कहा जा रहा था कि उनको दांत आ रहा है। लेकिन अभी और ज्यादा मतलब उनका जो टॉयलेट है बहुत ज्यादा पतला होने लगा है 2 रोज से। तो उनका मैं क्या बिल्कुल, डॉक्टर ऋचा की बात आप सुने, ये सवाल उन तक हम पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर ऋचा। सही है। बच्चे को रोहित जी कितने दिनों से ये हो रहा है डायरिया? रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं, कितने दिनों से ये डायरिया हो रहा है? जी, लगभग 15 रोज हो गया है। 15 दिन हो गए? जी। 15 दिन हो चुके। दिन में कितनी बार हो जाता है? बताया गया था, तो मैं ग्रेप्स वाटर दिया, बताया जा रहा था कि दांत उनको आ रहा है। 7 माह का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, और दिन में कितनी बार उन्हें ऐसे मोशंस होते हैं? अभी तो सर 2 रोज से लगभग 8 से 9 बार हो जाती है। जी, ठीक है, 8 से 9 बार हो रहा है। बच्चे में अगर सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण आए हैं, अगर आपका बच्चा रोज ज्यादा रहा है, खाना पीना अगर ठीक मतलब दूध अच्छे से नहीं ले रहा है, रोज ज्यादा रहा है, या पानी वगैरह देने पे बहुत तेजी से वो पानी पी रहा है,
या स्किन खींचने के बाद बहुत देर से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन का लक्षण है और आप तुरंत जो नजदीकी डॉक्टर हो उनके पास बच्चे को लेकर पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये दांत निकलने की वजह से हो रहा है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन का लक्षण है तो बिना इंतजार किए हुए तुरंत आप डॉक्टर के यहाँ जाएं। बिल्कुल रोहित जी, आप इस समस्या का समाधान आपके नजदीकी जो डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, उन तक आप पहुंच सकते हैं और प्राथमिक इलाज तो जरूर करवाएं। तो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और खासकर बच्चों पर फोकस हमारा इसलिए भी है कि बच्चे कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर भगवान होते हैं और जवाब हमें लेना है धरती के भगवान से। डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ हैं, डॉक्टर वैभव हैं, डॉक्टर ऋचा है हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर शील, लड़ने की बात हम कर रहे हैं, एक लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, कुछ लोगों ने लड़ लिया, कुछ लोग अब हमारे बीच नहीं है और कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं कि तुम्हें हराएंगे कोरोना। इस बीच में बच्चों वाली जो हवा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अक्टूबर से शुरू हो जाएगी जो थर्ड फेज की लड़ाई होगी, और बच्चे जिनके अंदर भगवान ने इम्यून दिया है, तो उस शक्ति, क्या ये कोरोना वाली शक्ति के सामने कैसे लड़ेगी और कैसे बच पाएगी? देखिए विवेक जी, सही कह रहे हैं आप। ये अभी मैं एक सवाल का आपका जो अभी रोहित बच्चे जिन्होंने अपने बच्चे 7 माह के बच्चे का सवाल किया था, उसके मैं ये चाहूंगा कि एक बार उसके बच्चे का कोरोना का टेस्ट भी करा लें कि इस बार जो कोरोना का वेव है, हो सकता है घर में परिवार में किसी को कोरोना का संक्रमण रहा हो, तो कोरोना का टेस्ट एक कोविड का बच्चा का करा लें। हो सकता है कोविड के, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स, डायरिया इस बार वो भी एक कॉमन सिम्टम है जो देखा जा रहा है। तो बच्चे का एक करा के रूल आउट कर सकते हैं। बाकी जैसे डॉक्टर ऋचा ने बताया, इलाज तो वैसे ही करना है और बच्चे को थोड़ा हम, क्योंकि उसको क्वारंटाइन तो कर नहीं सकते, बच्चे के साथ माता जी अगर कोविड होता भी है तो थोड़ा हमको प्रिकॉशन रखना है। ये तो विवेक जी उनका जवाब हो गया। अब जो आप कह रहे हैं कि अब जो थर्ड वेव की चर्चा है जिसको लेके हम डरे हुए हैं, तो एक चीज ये है कि हाँ, ये अब भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, बट तैयारी इस बार हमें पूरी करके रखनी है कि इस बार जिस तरह से सेकेंड वेव में हम थोड़ा परास्त जरूर हुए, क्योंकि हम तैयार नहीं थे, चाहे वो ऑक्सीजन के लेके हो, चाहे रेमडेसिविर को लेके हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेके हो। तो थोड़ा एक भय का माहौल बन गया था जिससे लोग काफी आतंकित हुए। लोग मतलब हमेशा न्यूज और मीडिया में हमेशा इस बात को दिखाया भी गया और लोग इससे काफी पैनिक हो गए। तो तैयारी हमें इस बार करके रखनी है। तैयारी में यह है कि वैक्सीनेशन, सबसे अच्छी बात है नीति आयोग और वर्ल्ड ओवर अब बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में बात आ रही, जैसे फाइजर की सिंगापुर या बाकी जगह में देख लें कि वैक्सीनेशन जो बायोएनटेक है उसको 12 से 15 साल के एज ग्रुप वालों में शुरू करा दिया गया है, इवन यूएस में भी। तो इसी प्रकार नीति आयोग ने इंडिया में भी हमारा जो कोवैक्स है उसको भी हमने फेज 2 ट्रायल और फेज 3 ट्रायल के लिए डाल दिया है। तो इससे हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसमें अगर बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करा देंगे तो इससे फायदा जरूर हमें, इनकी इम्यूनिटी हम मान के चलते हैं कि हमारी अपेक्षा उनकी इम्यूनिटी बेटर है। बट यह है कि अगर उनको जैसे बाकी वैक्सीन पड़ते हैं इसी प्रकार अगर कोविड का वैक्सीन पड़ जाता है तो उनमें भी इंटेंसिटी बीमारी की कम होगी। मगर ये जो प्रिकॉशन वाला चीज है, हमें बच्चे को अपने साथ इस बात की सजगता मेंटेन करके रखनी है कि अगर हमें थर्ड फेज या थर्ड वेव के बारे में बताया गया तो हो सकता है कि ये वेव आए और इसको हम सावधानी पूर्वक निकाल लें। तो इसके लिए अस्पताल के वाइज, पब्लिक के वाइज सबको हमको थोड़ा एक अलर्ट रहना है। पिछली बार की तरह जैसे हम मार्केट में घूमना, बच्चे को लेके निकल जाना, इस सब चीज को हमें आगे भी ध्यान रखना है कि ये गलतियां नहीं करनी। बिल्कुल, ताजा तरकारी खाने के शौकीन ये गलतियां हमें दोहराएंगे तो हमें, जो ताजा तरकारी खाना चाहते हैं, कल इस पर हमने प्रोग्राम चलाया, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि आप अपने साथ सब्जियां नहीं बल्कि झोले में कोरोना भी लेकर जा सकते हैं, इसलिए जरा सतर्क रहिएगा। हाजीपुर से ओपी सिंह है। ओपी सिंह जी अपना सवाल पूछिए। ओपी सिंह जी सवाल पूछिए। कॉलर है हमारे साथ हाजीपुर से ओपी सिंह। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया है फोन, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनकी बातचीत हो जाए, अपना सवाल पूछा है। बच्चों की चिंता हमें इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि अब जो रिहर्सल कह सकते हैं कि इसके पहले हमने कई रिहर्सल किए हैं, खासकर ऑक्सीजन को लेकर डॉक्टर शील कह रहे थे कि इस बार तो चलिए सेकेंड वेव में हमने ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया और हमें यह भी पता चल गया कि क्या स्तर है हमारे लड़ने का और कोरोना का स्तर क्या है हमें नीचे झुकाने का। लेकिन इस बात भी हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते जा रहे हैं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समाधान निकालने की जरूरत है। और ऐसे में जब बच्चों की बात आती है तो हर एक माँ बाप, चाहे वो डॉक्टर के बेटे बच्चे हों या फिर किसी के भी बच्चे हों, सभी लोग डरते हैं क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो घर लेकर क्या जा रहे हैं, वो भी बहुत साफ सुथरी अवस्था में रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो एक सवाल तो बनता है यहाँ पर वैभव आपसे कि जो बच्चे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि अभी एक दांत निकलने वाली प्रॉब्लम आई, माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है
उन्हें रिसेंट्री हो रही है। इस पर शील जी ने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक कम से कम एंटीजन तो करवा ही लिए, कोविड टेस्ट करवा लीजिए ताकि समाधान निकल पाए। कहीं उस गति से कहीं थर्ड फेज की जो आहट है कहीं उस बच्चे के साथ न शुरू हो, इससे भी हमें बचना है। तो इस तरीके के प्रिकॉशन जो छोटे छोटे हैं वो किस तरीके से रखे जाएं खासकर? देखिए विवेक जी, जो शुरू से एक प्रोटोकॉल चला आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 एकदम परफेक्ट प्रोटोकॉल है इस कोविड दौरान, इस कोविड एरा में, जिसे हम कहते हैं। और इसे मेंटेन करना सबसे जरूरी है, प्राइमरी है। अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि अभी कोविड का पीक है, अब कोविड खत्म हो गया, तो अब वैक्सीन लगा लिए तो हमें अब कोविड नहीं होगा, या हम ऐसी धारणाएं, जो गलत धारणाएं हैं, इससे बच के रहना है। बेसिकली हमारे जितने भी वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, वो कोविड बीमारी को मार नहीं रहे हैं, उसके होने वाले असर को कम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्राइमरी चीज ऐसा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन इन द सेंस कि सिर्फ हाथ को मलने से सैनिटाइजेशन नहीं होगा, आप अपने घर के अंदर सैनिटाइजेशन रखें, बाहर से लाने वाली चीजों पे ध्यान दें। और जैसे जो अभी जो थर्ड वेव के लिए बोला जा रहा है, जिसमें बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, तो बच्चों को खुद पता नहीं रहेगा कि उन्हें कैसे अपने आप को बचाना है। तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की होगी कि माँ बाप किस तरीके से करते हैं। और जो डॉक्टर ऋचा ने भी कहा, अच्छी बात कही उन्होंने, कि जो देखेंगे बच्चे सीखेंगे, इसलिए जरा वही दिखाइए जो बच्चे आसानी से सीख पाए। अगर आप हाथ धोएंगे तो बच्चे भी धोएंगे, मास्क लगाएंगे बच्चे भी मास्क लगाएंगे, और बच्चों को भी जरा कहिए कि 2 गज की दूरी कितनी जरूरी है। हालांकि गज समझ में नहीं आएगा लेकिन जरूरी है। हाँ, और चलिए एक सीधी तस्वीर से हम जोड़ना चाहेंगे। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, डॉक्टर प्रभात का पार्थिव शरीर जो है वो अब पटना पहुंचा है, उनकी तस्वीरें हमें रजनीश के द्वारा हम देख पाएंगे। और रजनीश, क्या खबर है, अपडेट बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों ने जैसे ही खबर सुनी कि डॉक्टर प्रभात इस दुनिया में नहीं है, सभी की आंखें नम हो गई। पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई, आम से लेकर खास तक लगातार परेशान दिखे। और जैसे ही पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा है, देख सकते हैं डॉक्टर से लेकर जो नेता हैं, विधायक हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त हम कांग्रेस नेता देख सकते हैं, अखिलेश सिंह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, विधायक हैं, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, आईएमए की पूरी टीम है। पटना एयरपोर्ट पर अभी चंद मिनट पहले यहाँ से पार्थिव शरीर अभी बड़का गांव सिवान के लिए रवाना हुआ है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पहुंचे थे, परिवार वाले भी थे, सभी की आंखें नम थी। हम सीधे अखिलेश प्रसाद सिंह से बात करेंगे। सर, क्या कहें, कितनी बड़ी क्षति है बिहार में? नहीं, देखिए, ये ऐसी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना बड़ा हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं था, और मानवीय गुणों से भरपूर, गरीबों की सेवा। हम तो यहाँ हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं बिहार में, और स्टूडेंट लाइफ से डॉक्टर प्रभात को मैं जानता था। कभी भी कोई भी 1 बजे 2 बजे रात को भी फोन करिए, फोन उठाना और लोगों की सेवा करना, मानवीय धर्म का पालन करना, यही उनकी जिंदगी थी। बिल्कुल, यही उनकी जिंदगी थी। हमेशा कमी खलेगी। आपको नहीं लग रहा है कि कोरोना ने लगातार डॉक्टर को छीनने की कोशिश की है और इस बार प्रभात जी भी नहीं? नहीं, ये अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को पूरा करना शायद बहुत मुश्किल काम है। चलिए, पीएमसीएच के अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी इतनी बड़ी घटना जो डॉक्टरों के लिए, क्या पूरे बिहार के लिए एक तरह से कहिए? ये सबसे पहले तो बता दें कि इस तरह का इंसान शायद जिंदगी में कभी कभी पैदा होता है। इतना मृदुल भाषी जब भी हुआ, और हमको तो पर्सनल लॉस है। हमारी बेटी भी वहाँ काम करती थी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मगध मेडिका में। पर्सनल संबंध ऐसा था कि कभी भी रात बिरात जब भी जरूरत होता था, अपना या किसी का भी, तो खाली फोन कर देने पर जो है तो सब कुछ हो जाता था। यही खासियत थी। हम आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सहजानंद सिंह, उनसे भी बात कराएंगे। अजय कुमार है। अजय कुमार, आपने रात में ही कहा था कि हम हारेंगे नहीं, हम कोरोना से लड़ेंगे। क्या लगा, एक मनोबल जो है वो कमजोर तो नहीं हो रहा? देखिए, ये त्याग जो होता है ना, वो मनोबल को तोड़ता नहीं है। उनकी जो कुर्बानी है कि इतने अच्छे डॉक्टर इतना काम कर रहे थे, भगवान को प्यारे हो गए,
तो ये हम लोगों को है कि भगवान की अगर इच्छा होगी तो जितने लोगों को लेना है लेंगे, लेकिन हम अगर नहीं करेंगे तो पूरा ये समाज, पूरा ये देश, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी आई है उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। जिम्मेवारी निर्वहन कीजिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। एक बड़ा लॉस बिहार के लिए, जिसने एंजियोप्लास्टी को यहाँ बिहार में लाया, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इस क्षति की भरपाई करना असंभव है। जी, आईएमए से कैसा ताल्लुका था? लोग बता रहे हैं कि आम से लेकर खास तक के लिए सुलभ थे। सभी लोगों के लिए सुलभ थे, चाहे वो आईएमए हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे आम पब्लिक हो। बिल्कुल रजनीश, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस बात पर आके टिकती हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा डॉक्टर हमने नहीं देखा। इन तस्वीरों से हमको जोड़ने के लिए रजनीश बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शील हमारे साथ हैं, डॉक्टर वैभव हैं, डॉक्टर ऋचा है। हमें फक्र होता है कि आप डॉक्टरों की टीम इतना वक्त निकालते हैं हम लोगों के लिए और खासकर उन दर्शकों के लिए जो आपके साथ जुड़ते हैं। और बिल्कुल हैट्स ऑफ है सर की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। हम जरूर ये कह देते हैं, कई बार मन में लोगों के सवाल इस तरीके से आते हैं कि अरे पीपी किट पहनकर वो लोग इलाज करते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए सर कि पीपी किट पहनकर वैसे हुजूम में, वैसी भीड़ में जहां सिर्फ कोरोना है और इस कोरोना को हटाना है, पोंछ कर हटाना है और एक मरीज को जिंदा वापस लाना है, एक बड़ी चुनौती होती है। क्या कहेंगे? पार्थिव शरीर पटना पहुंच रहा है, विषय को हम जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन इस विषय पर भी बोलना जरूरी है और अपनी बात, अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। डॉक्टर शील, डॉक्टर वैभव और डॉक्टर ऋचा। डॉक्टर शील। हाँ विवेक जी, अपने मतलब इनके प्रभा जी के बारे में कहना मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इनकी कल के सुन के तब से अभी तक हमारे आंख में नम है, क्योंकि इनसे अच्छा व्यक्तित्व और इनसे अच्छा डॉक्टर शायद बिहार के लिए आज के डेट में तो नहीं था। बिहार के लिए जो क्षति हुई है और हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, बट जिस चीज़ में उन्होंने कुर्बानी दी है तो शायद हमारी फ्रेटर्निटी उसमें लगी हुई है। हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट हीरो, बहुत डेडिकेटेड हीरो नहीं रहे हमारे बीच। इससे ज़्यादा दुख के लिए मेरे लिए और कोई, और हम वो बिल्कुल कार्डियोलॉजिस्ट थे तो और भी जुड़ाव और उनसे व्यक्तित्व मेरा रिलेशन, पर्सनल रिलेशन रहा है। सो आई नो हिम एज अ पर्सन कि कितने अच्छे व्यक्तित्व थे। तो इससे दुखद कोई चीज़ नहीं है और आप सभी उनको देख के मेरे को सारी चीज़ें, पुरानी बातें याद आ रही हैं जी जी, जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। बट हाँ, हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और हम हमेशा साथ हैं, हमारी जनता के साथ, हमारी मनुष्य जाति के साथ। वी आर ऑलवेज देयर टू फाइट कोरोना। डॉक्टर प्रभात जिस चीज़ के लिए गए हैं। जी विवेक जी, बेसिकली डॉक्टर प्रभात सर हमारे बहुत सीनियर रहे हैं, लेकिन जब भी हमने सुना है उनके बारे में और उनका इंटरेक्शंस पेशेंट से, वो हमारे लिए हमेशा आदर्श रहे हैं और उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और सर का त्याग ये जो है बहुत बड़ा है और बस हम ये चाहते हैं कि ये महामारी है जल्दी ख़त्म हो जाए और अब हमें अपने सीनियर्स और हमारे मेडिकल काउंटर पार्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, उनको ज़्यादा ना खोना पड़े, क्योंकि वो अपनी सेवा बिना अपने स्वार्थ के करते हैं और फ्रंट लाइन पे इस सारी महामारी और कोई भी दूसरी बीमारी या महामारी हो जी, तो उससे लड़ते हैं। तो एक डॉक्टर का लॉस समाज के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है और ख़ास करके इतने बड़े डॉक्टर प्रभात सर के लिए का लॉस, तो उसको इसकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर ऋचा, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्थिव शरीर आ रहा, हम अभी तक खबरों में सुन रहे थे कि हैदराबाद में इलाज चल रहा है और वो इलाज सक्सेस नहीं रहा, डॉक्टर प्रभात हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब अपनी धरती पर जब अपना भगवान उस दशा में लौटा है तो दिल भरभरा जाता है। सबसे पहले विवेक जी सत सत नमन, दिल से इनको नमन है कि मानव जाति की सेवा करते करते अंत समय तक सर ने मानव जाति का सेवा किया और ये जो क्षति बिहार के लिए, पूरे देश के लिए है, ये पूरा होने वाली क्षति नहीं है, बहुत बड़ी क्षति है बिहार के लिए। और अभी स्थिति ये है कि इनके जितने, मेरे घर में 2-3 मरीज हैं जो अभी तक सर के ट्रीटमेंट में हैं और जब से ये सुने हैं वो लोग, मतलब आंखें नम है सभी लोगों की। तो ये बहुत बड़ी क्षति है बिहार के लिए और सबसे बड़ी बात है कि
अभी के मतलब जो डॉक्टर हैं, सर हैं, ये बिल्कुल एक सूचना अपने दर्शकों को सूचना देना चाहेंगे कि डॉक्टर प्रभात का पार्थिव शरीर सिवान के लिए, उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हो चुका है, ले जाया जा रहा है। और नम आंखें सभी की, क्योंकि एक ऐसा भगवान हमने खोया है जिसके ऊपर बहुत ही लोगों की अपेक्षा थी कि काश हमें भी छू देते और हमें भी जिंदा कर देते, लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं है। नमन है उन्हें और बहुत बहुत श्रद्धांजलि है न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से। इस बीच में हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशनगंज से मुनव्वर है, अपना सवाल पूछ रहे हैं। मुनव्वर जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मुनव्वर जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी, बोल रहे थे कि डायबिटीज पेशेंट को वैक्सीनेशन लगाने में कोई दिक्कत है क्या? अपना सवाल सर दोहराइए। हेलो, हाँ, अपना सवाल दोहराइए सर। जी, बोल रहे थे कि डायबिटीज पेशेंट के लिए वैक्सीनेशन लगा के कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, डॉक्टर शील आपका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर शील। हाँ मनोज जी, आपका ये सवाल हमने बहुत बार इसका जवाब दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो जिसमें खाली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे कैंसर वाले हैं जिनको कैंसर की दवाई चल रही है, उसके अलावा कोई भी बीमारी में वैक्सीन लगाना सेफ है, बशर्ते कि हमें उस काल में कोई फीवर या कोविड का कोई लक्षण ना हो। तो इसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, हर आदमी जिसकी उम्र 18 साल से, आज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 18 साल से उम्र ज़्यादा है, उसको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैंसर या जिसमें केमोथेरेपी की दवाई चल रही हो, इस तरह की कोई कारण ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, और बच्चे जो 18 साल से, उसके अलावा सब अपना वैक्सीन लगा सकते हैं बिना निसंकोच। बस ये है कि उस समय बुखार या कोविड का जो हम लक्षण बताते हैं ऐसा कोई लक्षण नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल लगाएं, वैक्सीन लगाने में। डॉक्टर शील, एक सवाल ये भी है कि जो डायबिटिक पर्सन है और जिस तरीके की जो अभी हवा चली है खबरों के माध्यम से, और डॉक्टरों का सुझाव है कि डायबिटिक पर्सन सचेत हो जाएं, उन्हें ज्यादा एक्सपोजर में नहीं रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो जिनका जो शुगर लेवल कम भी है वो भी काफी डर गए हैं, जो इनिशियल स्टेज में है या फिर फास्टिंग में जो उनका 100 के ऊपर है वो भी डरे हुए हैं, और जिनका 400 है उनकी तो हालत खराब है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। डायबिटिक्स मैंने हमने कहा ना, कुछ जो प्रीडिस्पोजिंग ग्रुप हैं, जो ग्रुप हैं जिनमें संक्रमण का रेट ज़्यादा है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट के पेशेंट हो गए या फेफड़े के पेशेंट जो हैं, तब जब डायबिटीज़ वालों में बात करते हैं कि डायबिटीज़ का दिक्कत यही है कि हम इसके इलाज में, जिनकी सैचुरेशन वगैरह घटने लगती है, तो इलाज में हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेक्सोना हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, प्रेडनिसोलोन है, इसका जो इस्तेमाल करते हैं, इससे शुगर के लेवल में उछाल आता है, जिसे हम इंसुलिन या दूसरे दवाई के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। बट ये शुगर बढ़े रहने के चलते दूसरे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, जो आज के डेट में आप ब्लैक फंगस जिसकी हम बात भी करते हैं, ये भी इनमें ही कॉमन है। जो डायबिटिक्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसमें कोविड हो गया है और हम बहुत हाई डोज में स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो इस सवाल के साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि पैनिक भी नहीं करना है, बिल्कुल, कि शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है, बट आप जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल हम अपने लेवल पे कर लेते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज, मतलब लगातार इस्तेमाल करते चले जाते हैं, बस थोड़ी सी खांसी हुई कि नहीं हमें स्टेरॉइड ले लेना है, इसको रोक दें। शुगर अपनी जगह है, बट स्टेरॉइड का जो अनड्यू इस्तेमाल करते हैं ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होता है और ये फंगस को बढ़ावा देता है। तो हम इस बात का ध्यान रखना है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डायबिटीज है तो परेशान ना हो, शुगर को कंट्रोल डॉक्टर साहब से दिखाएं, इंसुलिन वगैरह के माध्यम से है, और अगर कोविड के दौरान भी शुगर है तो भी इंसुलिन से कंट्रोल होता है। स्टेरॉइड तो लेना उस समय जरूरी है, बट शुगर को भी कंट्रोल रखें, डॉक्टर साहब से सलाह लेते रहें, परेशान ना हो। पूर्णिया से कॉलर है विवेकानंद, अपना सवाल पूछिए। विवेकानंद जी, सवाल अपना पूछिए। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ऋचा मैम से है जी। मैं पूर्णिया में पुलिस स्टाफ हूँ। मेरे कहने का है कि मेरी पत्नी 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ठीक है। 1.5 साल की अभी बच्ची भी है पहले से जी, लेकिन 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है। इनको स्वाद और गंध का पता नहीं चलता था। कल हमने सदर पूर्णिया से एंटीजन टेस्ट करवाया जी, तो जिनमें इनका निगेटिव है। ठीक है। तो अभी भी देखते हैं जैसे कि कोई भी चीज मतलब पता नहीं चल पाता। ठीक है, डॉक्टर ऋषा के पास आपका सवाल भेजते हैं। डॉक्टर ऋषा। विवेकानंद जी, आपने एंटीजन टेस्ट करवाया है, मेरा राय आपको यही रहेगा कि आप एक बार RT-PCR करवाएं और उसके बाद ही मतलब किसी डिसीजन पे मतलब पहुंचा जा सकता है कि कोविड पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। और बहुत बड़ा कोई लक्षण नहीं है, गंध जाना, स्वाद जाना,
लेकिन अगर चाहते हैं किसी निष्कर्ष पर अगर पहुंचे तो डॉक्टर ऋचा की सलाह यह है कि आप RT-PCR जरूर करवा लें। आप सभी डॉक्टरों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए हेलो डॉक्टर में बहुत बहुत शुक्रिया भी। और आप जिस तरीके से आत्मबल बढ़ाते हैं, उपचार बताते हैं, वो जन भावनाओं के लिए और उनके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए, शंकाओं को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी डॉक्टरों की टीम को। और फिलहाल खबरें जारी हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कामयाबी से ज्यादा